राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस क्लास में मैं बताता हूं कि क्या क्या पता चलेगा। एक तो राष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी सभी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर, सभी मुद्दों पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक और मुद्दा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है? क्या भारत में राष्ट्रपति एक रबड़ स्टांप की तरह है? क्या रबड़ की गुड़िया की तरह है? इस तरीके की चीजें भारत में राष्ट्रपति को लेकर के बोला जाता है। लेकिन आज की क्लास अगर आप देखोगे तो आपकी बहुत सारी मिथ्याएं, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कि कब राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली भूमिका अदा करने लग जाता है और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब राष्ट्रपति बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाता है, पावरलेस एकदम आप जिसको कहोगे उस तरीके से हो जाता है। तो चलिए कुछ बेसिक सी चीजों को लेकर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में हम देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी होते हैं। अब यहां पर हम जब कार्यपालिका की बात करते हैं ना, तो दो तरीके की कार्यपालिका है। ये जो कार्यपालिका की बात की जा रही है, इस कार्यपालिका को हम बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक। दूसरी जो कार्यपालिका होती है उसको हम बोलते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यपालिका, जिसमें आप लोग होते हैं आईएएस वगैरह ऑफिसर्स जो पॉलिसीज बनाने में इनको हेल्प करते हैं, सारे नेताओं को उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे मेन जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। उसको अब देख लेते हैं। भारत का राज्य प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख है। देखिए भारत के संदर्भ में दोहरी विधि है, एक संवैधानिक प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख। तो इसको राज्य प्रमुख प्लस इसको आप संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं, संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति खुद कोई काम नहीं करेगा, उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं चलेगी, सारे काम जो हैं वो उसके नाम से किए जाएंगे, लेकिन उसके नाम से ही होंगे, वास्तविकता में उसका खुद का कोई जो है उसमें योगदान नहीं रहेगा। एक तरीके से जैसे आपने कहावत सुनी है कि तू क्यों किसी के कंधे के पीछे बंदूक रख करके चलाते हो, है ना, हिम्मत है तो सामने आओ। तो भारत में मेन क्या होता है कि राष्ट्रपति सामने खड़े होते हैं, सारी चीजें उनके नाम से की जाती है, लेकिन वास्तविकता में जो उनके जो असली कार्य करते हैं वो होते हैं हमारे वास्तविक प्रमुख, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख जो है उनके द्वारा किए जाते हैं, जो कि होते हैं पीएम। मित्रों हम हैं बाहुबली, ठीक है। तो बाहुबली असली जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति के बस नाम से कार्य किए जाते हैं। अब कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे गरिमामयी वो कौन है। तो उसमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भारत में सबसे प्रमुख व्यक्ति, भारत का पहला नागरिक है, भारत का फर्स्ट सिटीजन, भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। अब यही नहीं, अगर आपने वरीयता अनुसूची अगर आपने देखा ना, वरीयता अनुक्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर भारत के राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर पीएम आते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत का पहला नागरिक और भारत की सबसे गरिमापूर्ण पद, अगर भारत का सबसे गरिमापूर्ण पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है। अब मुद्दा आ जाता है इलेक्शन का। अभी अभी आपने देखा कि भारत में इलेक्शन हुआ और भारत में एक नए राष्ट्रपति बने, दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत के अंदर आपने देखा। और साथ ही सबसे बड़ी खासियत जो आपने ये देखी कि वो एक ऐसे समुदाय से आते थे जिनको प्रतिनिधित्व राजनीति में पुराने टाइम से बहुत कम मिलता रहा है, ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, या तो जातिगत भेदभाव कह लीजिए या कुछ वर्गों का वर्चस्व कह लीजिए। तो इस चुनाव ने आप सबके सामने एक चीज क्लियर की कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें सभी को समान अवसर देते हैं। भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए रिजर्व नहीं है, या किसी एक ही जाति या एक ही धर्म या एक ही समुदाय के लोग उस पद पर जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भारत में ये पोस्ट सभी लोगों के लिए बराबरी के आधार पर ओपन है। तो यहां पर उच्च, मध्यम, निम्न किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति जा सकता है,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, किसी भी जाति का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कास्ट का व्यक्ति यहां पर राष्ट्रपति बन सकता है। ये दिखाता है कि भारत के अंदर किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता का प्रतीक जो भारत के बारे में बोला जाता है वो यहां पर आपके सामने प्रत्यक्ष दिखता है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत के राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखना हमेशा कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के राष्ट्रपति भारत में समय समय पर बनते आए हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी बने हैं, यानी कि मौका सबको मिला है। लेकिन ब्रिटेन में अगर आप देख लोगे ना, तो ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पर क्राउन, अभी अभी आपने देखा वहां की महारानी की मृत्यु हुई, उनके जो प्रिंस थे वो प्रिंस बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गए, 70 प्लस हो गए। सोचो 70 प्लस में तो हम यहां पर सोचने लग जाते हैं, उम्मीद करने लगते हैं कि हाँ भैया उम्र पूरी हो गई, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, अब चीजें कभी भी समाप्त हो सकती है। ठीक है, हमारे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये लोग 35 ईयर की एज क्रॉस करते हैं तो लोग उनको बुढ़ा कहने लग जाते थे कि बूढ़ा क्रिकेटर है, ओल्ड हो गया। ठीक है, जब भी आप लोग सपने के देते ना, खास करके लड़कियां सपने सोचती प्रिंस के बारे में, मेरे सपनों का राजकुमार, ओ मेरे सपनों के सौदागर, है ना, राजकुमार मेरे सपनों का। तो उनके राजकुमार की अगर वास्तविकता देखें तो कितनी उम्र के आसपास दिखेगा, 20, 21, 15, 16 से 17 से लेकर के 30, 31 तक की वो उम्र का राजकुमार उनको दिखने में लगेगा। ब्रिटेन का राजकुमार बेचारा इंतजार करता रह गया कि कब मेरे को राजा बनने का मौका मिलेगा, कब मैं क्राउन वो पहनूंगा। ठीक है, और वो इतने बुढ़ापे में जाकर के अब उनको चांस मिला है। अभी भी वो ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा समय तक पद पर ना बने रह पाए, है ना। तो वहां पर आपने एक चीज देखी कि परिवारवाद के आधार पर वहां का सबसे बड़ा पद, सबसे गरिमामयी पद वो आरक्षित है, एक विशेषाधिकार है कि भाई एक रॉयल फैमिली के मेंबर को ही वहां पर वो पद मिलेगा। इसका मतलब वहां पर हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वो भारत के जितना मजबूत लोकतंत्र देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों को इक्वल राइट नहीं है। एक परिवार के लिए कुछ विशेषाधिकार वहां पर रखे गए हैं, लेकिन भारत के अंदर इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को लेकर के, इसके चुनाव, इनके चुनाव कैसे होते हैं। तो एक निर्वाचन मंडल जो है ना, उसके माध्यम से इनका चुनाव होता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, बड़े ही ध्यान से समझना। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। आप सबने, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने एक अमेंडमेंट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं 104वां संविधान संशोधन, 104th अमेंडमेंट। 104वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक बड़ा बदलाव किया। भारत के संविधान में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन का प्रावधान था कि राज्य में राज्यपाल और लोकसभा में राष्ट्रपति, राज्य में 1 सीट पर और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट कर सकता था, नामांकित कर सकता था। तो यानी कि नामांकित सदस्य वही थे और नहीं थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के बाद भारत में, पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर कोई भी नामांकित व्यक्ति नहीं है, कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जब यहां पर लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, दिमाग लगाना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर दोनों सदन कौन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, अगर दोनों सदन की बात कर लेते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित, अगर मैं यहां पर लोकसभा के सभी सदस्य लिख दूं तो क्या यह स्टेटमेंट सही होगी, हां या ना। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं मेरे दोस्त कितना जानते हैं इस चीज के बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्या यह स्टेटमेंट सही होगी, लोकसभा के सभी सदस्य एवं विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा में भी निर्वाचित लिखा था ना, तो विधानसभा के भी अगर हम बात करें, इस पे भी अगर मैं लिख दूं सभी सदस्य, तो क्या यह स्टेटमेंट सही होगी, हां या ना। कोई तो कमेंट दो यार। क्या यार, देखो आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत में सब लगे, लेकिन आंसर कोई नहीं देना चाह रहा। आंसर दे लो यार, क्या बात है। सब ने यूनैनिमसली, ज्यादातर लोगों ने नहीं कहा, कुछ ने हां कहा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ये स्टेटमेंट गलत होगी। गलत क्यों होगी ये चीज समझिए। गलत होने का रीजन ये है कि हम राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित उन्हीं चीजों को देखेंगे जो संविधान कहता है, और संविधान में अभी भी
यही चीज लिखी हुई है कि लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सभी सदस्य नहीं। हालांकि चाहे नॉमिनेटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि निर्वाचित तो हम निर्वाचित ही मानेंगे। अब आप कहोगे कि सर लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में तो अब निर्वाचित ही तो है सारे के सारे, नामांकित तो है ही नहीं, फिर हम ये क्यों नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के और विधानसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे? तो इस चीज को समझिएगा बड़े ध्यान से। राष्ट्रपति यहां पर आ जाता है आर्टिकल 368 का योगदान। संघ राज्य भारत की संघीय व्यवस्था आ जाती है। संघीय व्यवस्था ये वाला चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूं, लगभग कोई 9वां 11वां 12वां कुछ चैप्टर होगा। संघीय व्यवस्था के जितने भी प्रावधान हैं, इनसे जुड़े जितने भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में अगर कोई भी बदलाव आपको करना है, कोई भी बदलाव, कुछ भी छोटा सा भी बदलाव करना है, तो उस बदलाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, विशेष बहुमत से। ठीक, क्या आपने सुना 104वें संविधान संशोधन के बाद कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया गया है? नहीं हुआ ना। राष्ट्रपति भारत की संघीय व्यवस्था का हिस्सा है, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कुछ भी आपको बदलाव करना है तो उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा अलग से। अगर संविधान का संशोधन नहीं किया तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी चीज में बदलाव नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी संविधान संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब हम उन्हीं चीजों को मानेंगे जो पहले लिखी गई है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब एक और मुद्दा आ जाता है जो आपको यहां पर जानना चाहिए, जो मैं आपको अपडेट करा देता हूं। अगर हम बात करते हैं कि संसद के दोनों सदस्य हो गए, दोनों सदनों के निर्वाचित हो गए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, एक तीसरी चीज जो है, भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा है। ठीक है, तो एक तो है दिल्ली, ठीक है, एक तो है दिल्ली और एक है पुडुचेरी या पुद्दुचेरी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, पुद्दुचेरी बोलते हैं। और तीसरी जो विधानसभा है वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं और विधानसभाओं के मेंबर को पार्टिसिपेशन मिलता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। दिल्ली और पुद्दुचेरी को दिया गया है। अब मुद्दा आता है कि जम्मू कश्मीर को दिया गया है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा मामला आज के टाइम में, कंफ्यूजन का मामला स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। तो ये चीज समझिएगा, अभी तक जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई प्रावधान, कोई भी व्यवस्था उसके लिए नहीं की गई है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर इनको प्रतिनिधित्व देना है तो इसके लिए फिर से एक बार वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या? संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, ना ही उसके लिए बाद में कोई संविधान संशोधन किया गया। तो इसका मतलब अभी तक, वर्तमान समय तक जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई प्रावधान, कोई भूमिका नहीं दी गई है। दिल्ली और पुद्दुचेरी को दी गई है और इसके लिए संविधान का संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? 70वां संशोधन हुआ था। 70th अमेंडमेंट अलग से किया गया था दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के इलेक्शन में भागीदारी देने के लिए। ठीक है, तो अभी ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों को अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, तो जम्मू कश्मीर को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, दिल्ली और पुडुचेरी है। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जो विधान परिषद होती है, राज्य का जो दूसरा सदन होता है, उसको राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं, दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाएं, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बड़े ध्यान से समझना। निम्नांकित में से कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं? पहला कथन, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कथन, लोकसभा के नामांकित सदस्य। तीसरा कथन, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और चौथा कथन, राज्य विधानसभा के नामांकित सदस्य। अब आपको कहा जाएगा गलत कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे
ए 1 2 3 गलत, बी 2 3 4 गलत, सी 1 3 4 गलत और डी 1 2 3 4 चारों के चारों गलत। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। सारे मेरे जो प्यारे दोस्त हैं, जो भी जिंदा है ना, जीवित हैं यहां पर क्लास में, और जो जोश से भरे हुए जज्बे से लबरेज हैं, वो सब लोग आंसर देना। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट जो थी केवल वो करेक्ट थी। पहली स्टेटमेंट के अलावा बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेटमेंट थी वो गलत थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बोला था वो स्टेटमेंट ठीक थी, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, तीनों की तीन है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, लोकसभा के सभी नामांकित सदस्य नहीं, निर्वाचित आएगा। विधान परिषद को राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भागीदारी है ही नहीं। ठीक है, और विधानसभा के नामांकित नहीं, निर्वाचित सदस्य आएगा। तो ये एक चीज मैं मान करके चल रहा हूं। आपका एक क्वेश्चन मैंने पका दिया है, यहां से क्वेश्चन आता है निर्वाचन प्रक्रिया से, आएगा ही आएगा, सभी लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेम यही चीज है, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, ये जो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हैं, और जो विधान परिषद है, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भागीदारी नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होती है। तो आपको बस बेसिकली इतना समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव ओपन नहीं होता, किसी को पता नहीं रहता कि किसने किसके लिए वोट डाला है। गुप्त मतदान जो है राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। क्या प्रक्रिया है, किस वरीयता से वोट दिए जाते हैं, प्रथम वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, चौथी वरीयता, उनको मैं बाद में समझा दूंगा आपको। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं बहुत डिटेल वाली एम लक्ष्मीकांत में, लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत में, तो वहां से देख सकते हैं। अभी यहां पर रिवीजन में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती। अब मुद्दा यह है कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद आ गया, कोई भी विवाद आया, तो उस विवाद को सुलझाएगा कौन? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद, उनका फैसला जो है, जांच जो है, वो उच्च न्यायालय द्वारा होता है और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम होता है। अब यहां पर दो चीजें समझना है। अगर आप एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आप सांसद हैं, ठीक है, यदि आप विधायक हैं, एमएलए हैं, है ना, विधायक साहब हैं, विधायक जी हैं, ठीक, तो ऐसे किसी भी चुनाव, इनका अगर चुनाव होता है तो इनसे संबंधित मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन आप अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जरूर ले जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाओगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, ठीक है, या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है चुनाव से संबंधित, तो ये दोनों मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इन चीजों को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आप याद करके रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा कंपेयर कर दिया है दोनों चीजों के मुकाबले में, मामले में। अब एमपी और एमएलए के मामले में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको अंतिम नहीं कहा जाता, क्योंकि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, वो अंतिम होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाता है, तो आपको अपील करने का कोई चांस नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, वो डिसीजन दे दिया, वो रहेगा करेक्ट। ठीक है, वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा, वो मानना पड़ेगा। अब अगली चीज पर चल देते हैं। अब एक चीज समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। एक राष्ट्रपति है, ठीक है, एक राष्ट्रपति है, मान लेते हैं आप सभी लोग इस समय राष्ट्रपति हैं। देखो, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के अच्छे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस पद के तौर पर, उस पद पे अपने आप को महसूस करें, फील करो, है ना। ए ब्रो, डू यू फील मी? फील करो कि क्या, कि मैं राष्ट्रपति हूं, अपने आप को राष्ट्रपति मानते हुए। और फिर समझो, क्या सारे लोग अपने आप को राष्ट्रपति मान रहे हैं? क्या सभी लोग अपने आप को प्रेसिडेंट समझ रहे हैं? अभी समझो यार, बोल तो दो कमेंट बॉक्स में, होता है हाँ सर, अब वर्तमान राष्ट्रपति हम हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप राष्ट्रपति हैं और आप राष्ट्रपति बने 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब आपके चुनाव से संबंधित मामला, विवाद जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई, जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फैसला दिया। मान लेते हैं फैसला दिया उन्होंने 1 नवंबर 2022 को, मान लेते हैं कि इतने टाइम में फैसला दिया।
अब ये लगभग 11 महीने, 10-11 महीने का समय हो गया। इन 10-11 महीने के दौरान में आप अपनी राष्ट्रपति के पद पर हैं, आपने बहुत सारे काम किए, सरकार ने आपसे बहुत सारी नियुक्तियां करवाई, अपॉइंटमेंट करवाए, आपसे बहुत सारे अध्यादेश जारी करवाए, हो सकता है कि आपसे आपातकाल भी लागू करवा लिया हो, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल। कहने का मतलब कोई भी काम आपसे करवा लिया गया हो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर आपके चुनाव को रद्द कर देता है, ठीक है, तो जिस दिन फैसला आया, ठीक है, उस दिन से आपकी पोस्ट जो है वो समाप्त हो जाएगी, आप नहीं रहेंगे राष्ट्रपति। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो इतना टाइम फ्रेम था, इसके दौरान जो कार्य किए गए, ये कार्यों का क्या होगा? क्योंकि चुनाव तो आपका गलत तरीके से हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई चुनाव में और आपका चुनाव ही खारिज कर दिया गया। ऐसे में आप गलत तरीके से राष्ट्रपति बने थे, और एक ऐसे गलत तरीके से बना हुआ राष्ट्रपति इतने टाइम तक काम करता है, क्या वो काम माने जाएंगे, वैलिड होंगे, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या ये कार्य जो इस दौरान किए वो वैलिड रहेंगे, माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे?